नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन इतिहास आरबीएस न्यूज़। आज हम आए हैं देवली विधानसभा में, जो ओबीसी महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके ऑफिस पे, और उनसे कुछ सवाल लेंगे हम। डॉक्टर साहब, क्या हाल हैं आपके? बढ़िया है। और सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके चैनल का, कि जिससे कि आप बहुत बारीकी से जो मुद्दे होते हैं उनको उछालने का काम करते हैं, उनको उठाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश के कोषाध्यक्ष भाई सुरेंद्र सिंह बघेल जी का जन्मदिन था। तो हम सब लोगों ने बढ़िया धूमधाम से उसको हमने सेलिब्रेट किया है, और पूरे संगठन की तरफ से मैं एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से भाई सुरेंद्र सिंह बघेल जी को ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। अच्छा, तो आज आपके दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष, उनका जन्मदिन था। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अब 2027 की सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं, दिल्ली में भी सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को क्षेत्र में उतार दिया है चुनाव के लिए, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से प्रचार करने के लिए। जो आपका संगठन है ओबीसी महासभा, तो दिल्ली के अंदर ओबीसी का रिजर्वेशन है नहीं। यूपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, और भी कई राज्य उनके अंदर है, लेकिन दिल्ली के अंदर नहीं है जी। आपने रेखा गुप्ता को, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, उन्हें ज्ञापन भी दिया है, उसका क्या रिजल्ट आया है? देखिए, मैं आपके जो प्रश्न है मैं उसका सटीक जवाब देता हूँ कि मैं मान्यवर कांसीराम साहब को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, पेरियर रामास्वामी को, और महात्मा ज्योतिराव फुले को, माता सावित्रीबाई फुले को, इन सबको फॉलो करता हूँ, इनको सबको पढ़ता हूँ। तो मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। मान्यवर साहब का स्लोगन था। इस स्लोगन लगाने की आवश्यकता क्या पड़ी? ये देखने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। मानवर साहब ने ही नारे दिए थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम उन्हीं की विचारधारा को तो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान में ये सारी प्रक्रिया हमें प्रोवाइड कराई है कि संविधान के माध्यम से हमने सब कुछ सबके लिए दिया है, तो हमें भी मिलना चाहिए। उसी मुहिम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ओबीसी महासभा का काम क्या है? ओबीसी महासभा का काम यही है कि अपने जो 70 साल 75 साल से, हज़ारों साल से जो पिछड़े वर्ग को जो पिछड़ा किया गया है, उनको वंचित किया गया है, उनकी सुविधाओं से दूर किया गया है, उस सुविधाओं को हम लोग लड़के, सरकार से लड़के, टक्कर लेकर मैं उस सुविधाओं को दिलाना चाहते हैं अपने लोगों को। तो गलत क्या है? मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा को, मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा में हम लोगों को सबको बताना है। उनका एक नारा था कि जो लोग हमारे रिजर्वेशन का विरोध करते हैं, तो उसके लिए भी मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि पहले धन धरती बांटो, फिर आरक्षण काटो। ये लोग आरक्षण ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। अभी तक आरक्षण पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया है, और वो आरक्षण को ख़त्म करने की तैयारी में लग गए। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि कम से कम आरक्षण का लाभ जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, और जो हमारे जितने भाई महापुरुष साहू जी महाराज ने कुछ सोच समझ करके, देख करके, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, व्यवस्थाओं में जो लोग नीचे दबे हुए थे, हज़ारों साल नीचे दबे हुए थे, उनको लेवल में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। लेकिन ये लोग कहते हैं आरक्षण की व्यवस्था जातिगत व्यवस्था है। जातिगत व्यवस्था नहीं है, लेकिन आरक्षण से ही आरक्षण है क्या चीज़? आरक्षण एक सहारा है, प्रतिनिधित्व का मामला है। आज किसी भी सरकारी नौकरियों में देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए, या सचिवालयों में देख लीजिए, वहाँ पर ओबीसी की हिस्सेदारी नगण्य है, एससी की हिस्सेदारी नगण्य है। न्यायालयों में देखिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जो कुलपति हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनमें देखिए। तो ये कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समानांतर तरीके से खड़ी करने के लिए बाबा साहब ने आरक्षण नाम से एक प्रतिनिधित्व का मामला देने के लिए बात कही थी कि आरक्षण होना इसलिए ज़रूरी है कि जो जातियाँ आज भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि जो मान लीजिए 3700 जातियाँ ओबीसी की हैं, उसमें 3700 जातियों में कहाँ पर ओबीसी के लोगों को लिया गया? ओबीसी की ही बहुत सारी जातियाँ हैं, ओबीसी की ही बहुत सारी जातियाँ हैं, जो ओबीसी की जातियाँ जिनको बिल्कुल भी हिस्सेदारी नहीं। तो उस हिस्सेदारी को हम लोगों ने ठाना है कि हम जब तक सभी जातियों को समान, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस टाइम पे भारत में, वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, आप जब उनको गिनोगे नहीं, और इस रूम में मान लीजिए हम 5 आदमी बैठे हैं, और हमें यही नहीं पता कि इस रूम में बैठे कितने लोग हैं, हम आंख बंद करके 2 हिस्से दे रहे हैं, 3 को छोड़ दे रहे हैं, तो सबका साथ कैसे होगा? फिर हमें पहले काउंट तो करना चाहिए कि इसमें 5 लोग बैठे हैं, 5 को हम बराबर ही हिस्सेदारी देंगे।
तो सरकार क्या, सरकार गिनना नहीं चाहती। ये ओबीसी समाज को गुमराह हमेशा कर रही है। मध्य प्रदेश से लेकर पूरे भारत में यही हाल है। ओबीसी पूरी तरीके से गुमराह है और कहीं ना कहीं ओबीसी एकत्रित होकर ओबीसी महासभा के नेतृत्व में एक बहुत विशाल आंदोलन होने वाला है, जिससे कि सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से बैकफुट पर खड़ी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, लेकिन आपने आरक्षण की बात बताई कि आरक्षण जो मिला है वो एक सामाजिक ताना बाना है, उसके लिए एक सहारा है, लेकिन आरक्षण का विरोध ही ओबीसी समाज करता है। इसका बहुत ताज़ा उदाहरण मैं आपको दूंगा। जो अभी मध्य प्रदेश में घटना हुई है उसमें ओबीसी समाज ने आरक्षण का विरोध किया है। देखिए, फिर बिहार में गए तो बिहार में चिराग पासवान ने बोला कि आरक्षण खत्म करो, जबकि वो खुद आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं। तो देखो, उन्होंने कहा है कि आरक्षण को ख़त्म करो, तो फिर उन्हीं को छोड़ देना चाहिए ना। आप एक बात बताओ, आरक्षण आपको अगर बुरा लग रहा है तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन जिन लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ ही नहीं मिला उनके हिस्से की रोटी आप क्यों छीनना चाह रहे हैं? मान लीजिए, हमने देखा है कि आरक्षण 75 साल की आज़ादी में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनको आरक्षण का नाम का अभी कोई लाभ नहीं मिला। उनको आप दूर कैसे करना चाहते हो? आप तो भले हो गए ना, आपके पिताजी ने सांसद बने, मंत्री बने, आप भी सांसद बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, तो आप छोड़ दीजिए ना। आप दूसरे गरीब लोगों के, जो हमारे SC ST OBC के और समाज के लोग हैं, उनके गले पे चाकू क्यों मारने का काम कर रहे हैं? तो ये अगर इन्होंने कहा है जो रामविलास पासवान जी के बेटे ने, तो मैं कहता हूं कि चिराग पासवान ने, तो मैं कहता हूं ये उनका कथन बिल्कुल असत्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिलने के बाद फिर समीक्षा होगी। मानवर कांसीराम साहब ने ये नारा क्यों दिया था कि पहले धन धरती बांटो फिर आरक्षण काटो? एक गांव में, एक बात बताइए, एक गांव में 7 बिरादरी के लोग हैं, उसमें वाल्मीकि भी रहता है, उसमें जाटव भी रहता है, उसमें बघेल भी रहता है, उसमें कुशवाहा भी रहता है, उसमें ब्राह्मण भी रहता है, उसमें ठाकुर भी रहता है। एक आदमी के पास 500 बीघा ज़मीन है, लेकिन वाल्मीकि समाज के व्यक्ति के पास ज़मीन नहीं है। उसकी ज़मीन कहाँ गई? उसकी ज़मीन कौन लेके क्या है? जो 500 बीघा के काश्तकार हैं, क्या वो ऊपर से ज़मीन को सर पर रखे लेके आए थे क्या? और वो वाल्मीकि समाज का व्यक्ति है, वो कहाँ, उसकी ज़मीन गई कहाँ? उसको ज़मीन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो मानवर कांसीराम साहब ने ये कहा था कि पहले धन धरती बांटो, पहले बराबर तो करो। जो SC समाज का व्यक्ति है, वाल्मीकि समाज का व्यक्ति है, उसका गुजारा होगा कैसे? वो तो मांग मांग के करेगा बेटा बेचारा, उसके पास ज़मीन है ही नहीं। तो ज़मीन पहले बराबर करो। 10-10 बीघा, 5-5 बीघा, 50-50 बीघा, जो हज़ार बीघा के काश्तकार बने बैठे हैं, वो डंप करे बैठे हैं ज़मीन की। एक आदमी के पास 1 बीघा ज़मीन नहीं है, तो वो बराबरी कहाँ से होगी? इसलिए उनको रिजर्वेशन की आवश्यकता है कि आप वहाँ नहीं देंगे तो हम वहाँ देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे है SC ST के लोग आरक्षण का विरोध नहीं करते, लेकिन OBC ही समाज की विरोध करता है। मैं फिर आपसे यही सवाल, नहीं तो SC के ही लोग भी करते हैं। चिराग पासवान कौन है? SC के हैं, तो उसने किया है ना जी, तो उसने भी तो किया है। लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि OBC ही। वो बात आपकी ठीक है कि करते हैं, OBC के लोगों ने किया। अभी जो 1992 में जो OBC के मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी, कुछ दो सिफारिशें लागू हुई थी ओनली। 14 टोटल सिफारिशें थी, उसमें 2 सिफारिशें लागू हो पाई थी VP सिंह की सरकार में। तो OBC के बच्चों ने, उनको RSS वालों ने कहा कि आपका रिजर्वेशन जाटव समाज खा रहा है। OBC के लोग ही, उसमें एक चौरसिया करके लड़का था, उसने केरोसिन डाल करके दिल्ली में ही आग लगाई थी, यहीं गोविंदपुरी में। तो कहने का अर्थ ये है कि OBC के लोग गुमराह थे। आज भी कई एक लोग गुमराह हैं, वो अपने हक और अधिकार को भूल गए, अपने हक और अधिकार को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो वो परेशान है। लेकिन हम लोग, सब लोग समझा रहे हैं उनको। अभी हमारी जो दिल्ली में, आपने कहा था कि दिल्ली के नगर निगम की सीटों में रिजर्वेशन नहीं है, उसको हमने अभी दिल्ली की CM मुख्यमंत्री महोदय, मैंने उनको लेटर भी दिया है, ज्ञापन भी दिया है, और सुप्रीम कोर्ट में भी हम जा रहे हैं। अभी भी हमारा सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश का केस चल रहा है। कल की डेट थी उसकी, जो मध्य प्रदेश सरकार गुमराह कर रही है OBC समाज को, तो वो कल ही उसकी डेट थी। हम लोग भी दिल्ली सरकार के खिलाफ, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। अगर 2027 के चुनाव में OBC को रिजर्वेशन नहीं मिलता नगर निगम की सीटों में, तो हम 100% समय रहते सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, ये OBC ही समाज गुमराह क्यों होता है? उसमें आप जैसे OBC समाज अध्यक्ष हैं, आप जैसे पढ़े लिखे सूझवान डॉक्टर हैं, उसके बाद भी OBC समाज गुमराह हो रहा है। नहीं, ऐसा तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है। एक किसान होता है ना, ज़मीन होती है, उसमें एक किसान जिम्मेदार होता है। किसान जिम्मेदार होता है, किसान पूरी व्यवस्थाओं को देखता है, ठीक है, किसान देखता है। अभी क्या है हमारे लोगों में आज, अच्छा एक बात बताओ, आप SC की बात करो, SC में जाटव समाज को छोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा, जाटव समाज के भी बहुत सारे लोग हैं।
अभी हम राजनीतिक बात करें तो दिल्ली में भी बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन वहाँ जाटव समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं, पूरा नहीं है। देवली विधानसभा को आप देखिए, 35 से 40 हज़ार वोट जाटव समाज का, एससी समाज का है। वोट कितना पड़ा? 2,500। तो जाटव समाज गए कहाँ? तो कहीं ना कहीं दिल्ली जैसे शहर में ये गलत हुआ है। ये इनके जो दूसरे लोग थे, आम आदमी पार्टी जो आई थी वो आरएसएस की ब्रांच थी, उसने हमारे लोगों को गुमराह। ये हमारे लोग थोड़े भोले भाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं। मानवर कांसीराम साहब ले लेके, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लेके, हमारे कांसीराम साहब ने कहा था, और भी हमारे लोगों ने कहा था कि हमारे लोगों को बोलना नहीं आता है, हमारे लोग डर की वजह से बोलते नहीं हैं, इसलिए वो कुछ लोगों को ले लिया करते थे अपने संगठन में। तो ये क्या है कि हमारे लोगों को बोलना नहीं आ रहा है, बोलने में डर रहे हैं। तो कुछ ओबीसी, आपने कहा कि ओबीसी समाज के लोग, ऐसा नहीं है, एससी समाज में भी यही हाल है, एसटी समाज में भी यही हाल है। एससी समाज के अंदर जो कई सारे तबके हैं, मैं आपको 2-3 तबकों के नाम लूँ। जैसे कि हमारा सबसे बड़ा खटीक समाज है एससी के अंदर, बिल्कुल है। हमारा वाल्मीकि समाज है, ये वो समाज है जो नेता विहीन है, इनके तो नेता ही नहीं है। एक बात बताओ, वाल्मीकि समाज आज पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी के साथ, आम आदमी, उसका कारण क्या है? वो नेता विहीन। देखिए मैं आपको बताऊं, एक चीज़ बड़ा सटीक बता रहा हूं मैं आपको, कि रामायण के जो रचयिता हैं, मैं आपको धार्मिक बात बता रहा हूँ, रामायण के जो रचयिता हैं वो वाल्मीकि जी को बोला जाता है। लेकिन वाल्मीकि जी कौन से वाल्मीकि जी हैं? वाल्मीकि जी प्रचेता के लड़के थे, और प्रचेता ब्रह्मा जी के लड़के थे, और ब्रह्मा जी ब्राह्मण थे। तो ये वाल्मीकि कैसे हो गए? तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा गुमराह कर दिया गया। आप प्रजापति की बात करो, प्रजापति समाज के लोग हैं, वो दक्ष प्रजापति के परिवार के बताते हैं। दक्ष प्रजापति एक राजा थे, आप आज मटके बनाने वाले बन गए। तो ये कैसे बन गए? ये सोचने वाली बात है कि आप इतने ऊंचे से इतने नीचे कैसे आ गए, और आप अछूत हो गए, आपको छुआ नहीं जा सकता है, आप शूद्र हो गए, आप केवल कुम्हार समाज के या और भी समाज के लोग हैं, ऐसी बात नहीं, हम सभी समाज की बात कर रहे हैं, हमारे समाज में भी यही हाल है। तो मैं ये बात कहना चाह रहा था कि एससी हो चाहे ओबीसी हो चाहे एसटी हो, एक गरीब तबके के लोग हैं। ओबीसी थोड़ा सा ऊपर है, एससी का आदमी तो और ही ज़्यादा गिरा हुआ है, मतलब कमज़ोर है, आर्थिक रूप से कमज़ोर, इसलिए वो आंदोलन खड़ा नहीं कर पाता। ओबीसी के लोगों में थोड़ी सी जान है, और ख़ासकर उसमें दो तीन जातियाँ हैं, जैसे कि यादव समाज होगी, लोधी समाज हो गए, अब तो बघेल समाज भी निकल के आ रहा है, कुशवा समाज भी निकल के आ रहा है। हम सभी समाज की जातिगत मीटिंग कर रहे हैं। अभी मैंने प्रजापति समाज की मीटिंग करी, अब 17 अगस्त को हमने राठौर समाज की मीटिंग रखी है दिल्ली में, हम राठौर समाज के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद हम और समाज को देखेंगे, हम एक एक समाज के लोगों को जिनकी हिस्सेदारी नहीं है। प्रजापति समाज का 250 में से एक भी पार्षद नहीं है, 70 में से एक भी विधायक नहीं है, 7 में से एक भी लोकसभा नहीं है। यही हालत बघेल समाज की है, यही हालत कुशवा समाज की है, यही हालत लोधी समाज की है, यही हालत राठौर समाज की है, यही हालत कश्यप समाज की है। ये जातियाँ ये जो है ना, इनकी हिस्सेदारी है कहाँ? लड़ाई तो हमारी वही है। हमने कहा, मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो तभी तो हिस्सेदारी पूरी होगी जब इनको मिलने तो दो। न कांग्रेस इनको बनाती, न आम आदमी पार्टी इनको टिकट देती, न बीजेपी टिकट देती। तो बात आती है राजनीति की। राजनीति की बात करें, ये तीनों की तीनों पार्टियां मनुवादी विचारधारा की पार्टियां, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। रही बात बीएसपी की, तो बीएसपी में हमारे लोगों में थोड़ी सी मनोबल थोड़ा डाउन हुआ है। उसको मजबूत करने के लिए कांसीराम साहब की विचारधारा को पढ़ना पड़ेगा। चमचा युग की एक किताब है, उसको पढ़िए। कास्ट एनालिसिस है, बाबा साहब ने लिखा है, उसको पढ़िए। बहुत सारी किताबें हैं, हमको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद ही हम कुछ मजबूती होंगे। किसी की सुनने के ऊपर हम जाएंगे तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए कोई हमारी बात से सहमत हो जाएगा, 2 घंटे के बाद वो कह देगा यार डॉक्टर साहब तो झूठ बोल रहे हैं। हमसे मत विश्वास करो, आप किताबों से विश्वास करिए, आप पढ़िए। पढ़ना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, आपने बताया है कि जैसे बघेल समाज का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है 70 में से। आपके ही पड़ोस में से एक विधानसभा है संगम विहार, उसमें दिनेश मोहनिया जी विधायक थे आम आदमी पार्टी की सरकार में, और पाल बघेल समाज से ही थे। उन्होंने अपने समाज के लिए क्या किया है? देखिए, ऐसा है कि सभी लोगों की बात हम नहीं कर रहे हैं। दिनेश मोहनिया जी जब गुप्त थे तब तक उनको पार्टी में मजबूती जिम्मेदारी दी गई। जैसे उनको पता चला पार्टी के नेता को कि ये बघेल हैं, तो उनको उतना स्तर से नीचे गिरा दिया।
उसको हरवाने में ही आम आदमी पार्टी का रोल है। मोहनिया जी को हरवाने के लिए आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का रोल है। जो शीर्ष नेतृत्व के लोग थे वही लोग आम आदमी पार्टी दिनेश मोहनिया जी को हराने में लगे हुए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हराया, मोहनिया जी के खुद के कार्यकर्ताओं ने मोहनिया जी को हराया। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा क्यों होता है कि जो भी ओबीसी का या एससी का प्रतिनिधि आगे चुन के जाता है वो अपने समाज को ही भूल जाता है? देखिए, ऐसा है कि जो वास्तव में परिस्थिति से घिरा हुआ जाता है वो नहीं भूलता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भूले क्या? मानवर कांसीराम साहब भूले क्या? बहन कुमारी मायावती जी भूली क्या? हमारे और भी हमारे लीडर रहे हैं। हमारे लालू प्रसाद मायावती जी को तो आप अपनाते ही नहीं है, ना अपना मानते ना आपका समाज अपना मानता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी को क्यों नहीं मानते? हमारे पूरे देश में विश्वनाथ पाल हमारे कौन है? जो आज मध्य उत्तर प्रदेश की पूरी लगाम बहन जी ने उनके ऊपर जिम्मेदारी दे रखी है, विश्वनाथ पाल जी कौन है? और बीएसपी ही तो है जो पार्टी जिसने हम लोगों को लीडर बनाया है। और कौन सी पार्टी ने लीडर? और पार्टियां तो हायर कर रही हैं हमको। एसपी सिंह बघेल को क्या बीजेपी ने लीडर बनाया क्या? वो तो बना हुआ एक विधायक सांसद को हायर किया है, कांग्रेस ने बनाया क्या? तो जितनी भी लीडर बनाए हमारे मध्य प्रदेश में देखिए, हमारे सुनील बघेल जी हैं, राजवीर सिंह बघेल जी हैं, लाल सिंह कुशवाहा जी हैं, कितने लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी को आज भी मजबूती के साथ उठाने में लगे पड़े। तो ऐसा नहीं है ओबीसी की सारी बिरादरियां नहीं है, सभी बिरादरियों को हम सम्मान के साथ हम अपनी विचारधारा के साथ जोड़ रहे हैं। बाबा साहब मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा के साथ जोड़ रहे हैं, महात्मा बुद्ध की और महात्मा ज्योतिबा फुले की विचारधारा के साथ जोड़ रहे हैं। हम कंटिन्यू मेहनत करें। ओबीसी महासभा का बिल्कुल संकल्प है कि जब तक हम SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज को एक नहीं करेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। दिल्ली नगर निगम सीटों में आपका जो आरक्षण है वो आप कितना % की डिमांड करिए? आप 27% है। 27% तो ऑलरेडी अभी है ना, संविधान में है, वो तो देना है, इनको दे ही नहीं रहे। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि 27% नहीं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ओबीसी 65% है पूरे देश में, तो 65% आबादी ओबीसी की है, तो फिर हिस्सेदारी भी 65% होनी चाहिए ना। हम तो 65% की बात कर रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में 27% है कम से कम वो तो मिल जाए। हम तो उसके लिए पहले कह रहे हैं कि पहले हमारा जितना है लिखा है उतना तो दे दो। दिल्ली सरकार क्यों नहीं दे रही है? नगर निगम की सीटों में एक भी ओबीसी का रिजर्व सीट नहीं है, एसटी का नहीं है, सिर्फ एससी का है, एसटी की भी नहीं है। लेकिन एसटी का कोई व्यक्ति मुझे लगता है कि निकल ही नहीं रहा है जो अपने हक की बात करे। पहली मांग है ओबीसी महासभा के नेतृत्व में कि ओबीसी की हिस्सेदारी ओबीसी महासभा ने पहली बार सुनिश्चित की है और दिल्ली सरकार को बताया भी है और आगे भी हम बताएंगे। चाहे मुझे दिल्ली सरकार के सामने खड़ा होना पड़े, हजारों लाखों लोगों के साथ बैठना पड़े उनके दरवाजे पे, हम लोग बैठेंगे और हिस्सेदारी की बात करेंगे। डॉक्टर साहब, चलते चलते आपसे एक लास्ट सवाल और लूँगा, उसके बाद मैं आपसे विदा लूँगा। जो आपने अभी मुझे बताया है कि 27% का आपका आरक्षण है, अभी जो आपका आरक्षण की बात चल रही है उसको चलते चलते अभी देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर का मामला बड़ा तेज़ी से जोर पकड़ रहा है, आप कैसे देखते हैं उसे? देखिए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हम लोग तो छोटे आदमी हैं, हमें कौन सुनता है। लेकिन एक बात बताऊं, जब विपक्ष पूरा ही खड़ा है तो मोदी जी को बताने में क्या प्रॉब्लम है कि आपने अमेरिका के कहने पे सीज फायर किया था। आप बोल दीजिए ना कि हाँ, हमें अमेरिका के कहने पे मैंने सीज फायर किया है। क्यों उसको बताना क्यों नहीं चाहते? 300 किलो RDX कहाँ से आई? तुमको बताने में शर्म आ रही है क्या? बताओ ना, देश पूछ रहा है। एक बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी बीमारी विपक्ष को जवाब दे दो ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। मोदी जी से मेरा कहना है कि ये आप ईमानदार व्यक्ति हैं, हमें भी पता है कि आप बहुत ईमानदार हैं, आपने देश को बहुत ईमानदारी से बेचा है, ये आपको भी पता है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आप स्पष्ट शब्दों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सारी मीडिया आपके घर की, कौन मना कर देगा आपको आने में? सारी मीडिया गोदी मीडिया है, सबको बुलाइए एक मंच पे बैठ के और सारी डिटेल जवाब को दे दीजिए। मोदी जी, पूरे देश को जवाब दे दीजिए कि देखो, हमने अमेरिका के कहने से सही सीज फायर किया था और 300 किलो RDX भी हमने ही भेजा है, जिससे कि हमारे जो देश के जो जवान शहीद हुए थे उनके परिवार जो उजड़े हैं उनको 300 किलो RDX आया कहाँ से? पुलवामा जो हमला हुआ, पुलवामा में जो अभी अटैक हुआ, जो हमारे 25-26 लोग मारे गए, जो निर्दोष लोग थे बेचारे घूमने गए थे, वो क्या चूक नहीं है? वो चूक नहीं है, वो क्या है? आप जगह जगह पूरी चूक बना के बैठे, पूरे देश को आपने क्या बना के रख दिया? आप स्पष्ट जवाब दे नहीं पा रहे हैं। अब विपक्ष की बात है, विपक्ष बड़ा है, हम लोग तो कहीं भी नहीं है उसके बराबर।
लेकिन मोदी जी कह रहे हैं ये विपक्ष के सारे लोग मिलके मेरा अकेले का सामना कर रहे हैं, पूरा देश मेरे साथ है। सामना कर कहाँ रहे हैं भाई? आप सामना आप नहीं कर रहे हैं। हम वही तो कहना चाह रहे हैं कि सामना करो, सामना करके बोल दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। वो तो कहते हैं कि 125 करोड़ देशवासी खुश हैं मेरे कार्यकाल से, अगर वो खुश नहीं होते तो मैं जीत कैसे रहा? तो फिर ये बात कौन कर रहा है? 125 करोड़ आपके साथ हैं, तो फिर ये सवाल कौन कर रहा है? हम 125 करोड़ में नहीं है क्या? आप 125 करोड़ में नहीं हो क्या? कोई 125 करोड़ में नहीं है। ये देश में जितनी संसद बैठी है फ्री फंड का काम कर रहे हैं। फ्री फंड का इनका काम है, संसद में ये नहीं है। संसद में एक ये बात होनी चाहिए कि ओबीसी का रिजर्वेशन हिस्सेदारी क्यों नहीं हो रही। सिंदूर पे ये समय बर्बाद कर रहे हैं। सिंदूर पे समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ, सिंदूर पे समय बर्बाद ना करें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं और उस पर सारा विपक्ष को जवाब दे दें, बात खत्म। लेकिन जरूरत क्या है कि देश में 80% लोग 5 किलो राशन पर जिंदा रह रहे हैं। इस पर चर्चा कब होगी? वो तो उन्होंने कोरोना काल के टाइम लोग भूखे न मरे इसलिए उस स्कीम को लागू कोरोना किया काल की था। नहीं है, कोरोना काल की नहीं, आज की बात कर रहा हूँ। आज भी 80% लोग राशन ले रहे हैं, आज भी। वो उस स्कीम को उन्होंने बंद नहीं किया, वो वही स्कीम। अरे एक बात बताओ, स्कीम को क्या बंद करोगे आप? आपने उसको आदत डाल दी, आप कैसे बंद, और स्कीम कैसे बंद कर दी? दिल्ली में केजरीवाल ने जो महिलाओं के लिए चला रखी थी, बिजली फ्री वाला चल रहा था, एजुकेशन प्लान चला रखे थे, उनको तो बंद कर दिया। 2000 का नोट आपने ही बनाया था ना? केजरीवाल जी ने तो नोट आपने ही बनाया था ना? केजरीवाल जी ने तो दिल्ली को शराब की राजधानी बना दिया था। मेरी बात सुनो, मैं केजरीवाल का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं केजरीवाल से भी पूछता हूँ कि आपने स्कूल कितने खोले? क्या लोकल आपने 2-4 स्कूल मॉडल बना के पूरे प्रदेश के लोगों को उसी स्कूल में जाकर के आप फोटो खिंचवाते हो? आप संगम बिहार के स्कूल को देखिए ना, आप संगम लोकल जो स्कूल हैं उसमें देखिए। आप सुबह छुट्टी हो ना, आप बच्चों को देखना, बच्चे सिगरेट पीते मिल जाएंगे, बच्चे आपको चाकू छुरी लेते हुए मिल जाएंगे। हमारे सामने मर्डर हुए, हम ऑफिस में बैठे हुए थे, 3 मर्डर स्कूल के बच्चों ने, स्कूल की यूनिफॉर्म में बच्चे थे, उनके मर्डर हुए केजरीवाल जी के समय पे। तो ये क्या है? ये मैं केजरीवाल जी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं केजरीवाल का कोई पक्षधर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ कि पॉलिसी केजरीवाल जी की भी उतनी कठिन है, उतनी हमारे लिए हानिकारक है, उतनी बीजेपी की हानिकारक है, उतनी ही कांग्रेस की हानिकारक है। अगर जब तक बहुजन समाज की कोई पार्टी आकर के सरकार नहीं बनाएगी, तब तक आपका SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज का भला नहीं हो सकता। ये थे हमारे साथ डॉक्टर वीर सिंह बघेल, OBC महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, और इसी के साथ इनसे हम विदा लेते हैं। डॉक्टर साहब, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आपके चैनल के देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय भीम। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।